नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आधे घंटे रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना ढेर सारा टैक्स। हम देंगे टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब, बनाएंगे आपके लिए टैक्स को आसान। तो अगर आपको भी टैक्स से होती है टेंशन, तो वो सारी टेंशन भेज दीजिए हमारे पास। हमारे साथ है हमारे टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, जो हमेशा तैयार रहते हैं आपकी सारी टेंशन दूर करने के लिए। तो हम वो तमाम सवाल जो आप हमको लगातार भेज रहे हैं रखेंगे लखोटिया जी के सामने। और लखोटिया जी के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, टैक्स से जुड़ा शायद ही कोई सवाल होगा जिसका जवाब इनके पिटारे में नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं टैक्स गुरु के पिटारे में क्या है आपके लिए खास, किन टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। समझेंगे पैन नंबर से जुड़ी सभी बारीकियां, क्यों है पैन नंबर रखना जरूरी आपके लिए। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन की अगर मां बेटे के नाम से जमीन खरीदती है तो क्या बेटे को आईटी में किसी तरह की परेशानी हो सकती है। समझेंगे सेक्शन 80 CCD 1B के बारे में 50,000 की अतिरिक्त छूट कैसे मिल सकती है आपको। तो कोशिश होगी पूरी कि आपका टैक्स हम ज्यादा से ज्यादा बचा सके। लेकिन शुरुआत करते हैं बहुत अहम चीज से। पैन कार्ड बहुत ही बेसिक चीज है, सबके पास होना चाहिए। लेकिन क्या वो जिनकी इनकम टैक्सेबल सीमा से कम है उनके पास भी पैन कार्ड होना जरूरी है? क्यों लखोटिया जी? कानूनी रूप से तो जरूरी नहीं है, पर दोस्तों मेरा ये सजेशन है, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप परमानेंट अकाउंट नंबर ले लें। अगर आपकी इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है तो भी ले लें, आगे काम आएगा। और कई बार ऐसा होता है ग्रॉस इनकम 3-3.5 लाख है और डिडक्शन एग्जम्पशन आदि के बाद केवल 2.5 लाख हो जाती है, टैक्स नहीं लगना है। पर ऐसे व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, इसलिए हमेशा बेटर है आप परमानेंट अकाउंट नंबर लेके रखें। और इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्म नंबर 49A में एप्लीकेशन भर देनी है और 2-3 हफ्ते में आ जाएगा पैन कार्ड आपके घर पर या दफ्तर में जो एड्रेस दिया हुआ है। और हाँ, थोड़ी देर बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि कई जगह कंपलसरी है परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना, इसलिए रिटर्न टैक्सेबल हो या नहीं हो तो भी पैन कार्ड ले लें तो नुकसान नहीं है, फायदा है। और एक और चीज, अगर पैन कार्ड है तो चिंता न करें कि रिटर्न भरना पड़ेगा कंपलसरी रिटर्न भरना नहीं है। पैन कार्ड है, इनकम टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो रिटर्न भरना भी जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी है कि पैन कार्ड आपके पास एक हो, भले ही आपको टैक्स अदा करना हो या नहीं करना हो, यानी आप उस दायरे में आते हो या नहीं। जैसा कि लखोटिया जी ने कहा, कुछ ट्रांजैक्शन है किनका आपको ध्यान रखना आगे बताएंगे, पर फिलहाल सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जीवी रेलेकर जी का पहला सवाल। रेलेकर जी अपनी बेटी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। इनकी बेटी ने अगस्त 2014 में 4 साल पूरे होने पर नौकरी छोड़ दी। बेटी उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका में काम नहीं कर रही है, पढ़ाई कर रही है केवल। नौकरी छोड़ने के समय बेटी को 8.5 लाख के करीब टैक्सेबल इनकम हुई थी। इसमें सेक्शन 80C की छूट का फायदा इन्होंने लिया। कंपनी ने 1,26,000 के करीब इनका टैक्स भी काटा है। साथ ही उन्हें 7 लाख के करीब PF भी मिला था, जिस पर कंपनी ने 85,000 TDS काटा था। अब रेलेकर जी जानना चाहते हैं कि क्या PF में कर्मचारी का योगदान टैक्स फ्री होता है या नहीं। ऐसा है, सबसे पहले तो विदेश चली गई बेटी या इंडिया में, वो कोई रेलेवेंट नहीं है टैक्स के एंगल से। अब बात हुई टैक्स की। PF ने टैक्स काट लिया है, PF अमाउंट जो मिला उसमें टैक्स काट लिया कंपनी ने, वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आपकी नौकरी, आपकी बेटी की नौकरी 5 साल से कम है। ऐसी अवस्था में आजकल TDS इस पे एप्लीकेबल हो गया है। ऑलराइट। और दुर्जय दास जी अपने बेटे के लिए अब सवाल पूछ रहे हैं। दुर्जय जी अपने बेटे के बारे में ये पूछना चाहते हैं कि इसी महीने इनके बेटे ने बैंक से 4 लाख का पर्सनल लोन लिया है, लेकिन पैसा मकान की मरम्मत में इस्तेमाल किया गया है। 5 साल के लिए लोन की EMI 9500 पर मंथ है। अब दुर्जय जी जानना चाहते हैं कि क्या लोन का भुगतान करने पर उनके बेटे को टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। तो दास साहब के बेटे ने लिया तो पर्सनल लोन, इस्तेमाल किया घर के रेनोवेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है, पर्सनल लोन केवल बोले अगर तो आंसर आएगा नहीं, पर्सनल लोन की ब्याज पे छूट नहीं मिलती। पर पर्सनल लोन लिया और लोन के अमाउंट का यूज किया मकान के रिपेयरिंग में, ऐसी अवस्था में इनको साल के 30,000 रुपए छूट मिलेगी इंटरेस्ट के रूप में आयकर की धारा 24 के तहत।
चलिए दास जी, आपके बेटे को फायदा हो रहा है यहाँ पर। संदीप सेतिया जी का अगला सवाल। संदीप जी ने पत्नी के साथ जॉइंट नाम से फ्लैट लिया है। फ्लैट के लिए दोनों पति पत्नी ने जॉइंट नाम से 38 लाख का लोन भी ले रखा है। लोन की पूरी किस्त सिर्फ संदीप भर रहे हैं। ऐसे में संदीप जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति लोन के ब्याज पर छूट का फायदा ले सकता है, या फिर नियम के मुताबिक क्योंकि ये जॉइंट लोन है तो फायदा भी जॉइंट ही दोनों को ही मिलना चाहिए, या सिर्फ एक संदीप चुका रहे EMI तो फायदा लें? संदीप जी, बढ़िया तो ये रहेगा कि जब आपने आधी से ज्यादा प्लानिंग ठीक कर ली, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं और दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी, ऐसे में दोनों जने अपना अपना पृथक रूप से ब्याज आदि का भुगतान करें तो फायदा ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो को ओनर है उसको 2-2 लाख रुपए तक बैंक के ब्याज को चुकाने पर टैक्स छूट मिलेगी। और अगर अकेले करते हैं तो फायदा इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगी केवल 2 लाख रुपए। हाँ, अगर 2-4 इंस्टॉलमेंट ही अगर आपने अकेले दे दिए, पत्नी ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, ऐसी अवस्था में जितना अमाउंट आपने दिया है पत्नी की बिहाफ पे, उसको लोन ट्रीट करके पत्नी से पैसे ले लें और आगे के लिए कार्रवाई रखें कि 2 in 1 नहीं करें, 2 सेपरेट करें। अर्थात पति अपना चुका इंस्टॉलमेंट, आप अपना चुका इंस्टॉलमेंट, और टैक्स की बचत होगी ज्यादा। तो डबल फायदा कर सकते हैं आप इससे संदीप जी। वक्त हो गया है ब्रेक का टैक्स गुरु में। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कौन से वो ट्रांजैक्शन है जिनके लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम आपकी मदद करते हैं टैक्स प्लानिंग में। लखोटिया जी ने ये तो समझा दिया, बता दिया हर तरह से कि पैन कार्ड और पैन नंबर होना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है, केवल इसलिए नहीं कि आपको टैक्स अदा करना है, इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां अब पैन नंबर मांगा जाता है। तो कौन से वो ट्रांजैक्शन है, समझते हैं लखोटिया जी से। बिल्कुल सही बात है। आयकर के अंदर एक नियम है 114B, ये रूल्स में लिखा हुआ है, जिसके तहत कुछ ट्रांजैक्शंस है जहां पर हमें पैन नंबर लिखना कंपलसरी है। आइए जरा चर्चा करें कौन से वो है हमारे ट्रांजैक्शंस। पहला है परचेज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 5 लाख या उससे ज्यादा वैल्यू को हो तो पैन नंबर लिखना पड़ेगा। दूसरा है गाड़ी खरीदो या बेचो, पैन नंबर लिखना पड़ेगा। नई खरीदो, सेकंड हैंड बेचो, लिखना पड़ेगा। स्कूटर पे लिखना नहीं जरूरी है। इसी तरह टाइम डिपॉजिट 50,000 से ज्यादा लें या डिपॉजिट करें कैश बैंक में, या डिपॉजिट करें पोस्ट ऑफिस में कैश या चेक, 50,000 से ज्यादा के इनमें नाम लिखना पड़ेगा, पैन नंबर आपका। और कॉन्ट्रैक्ट कोई हो, सिक्योरिटी परचेज या सेल करना हो 1 लाख या उससे अधिक, तो भी पैन लिखना पड़ेगा। और हंसी आएगी पर बात तो है, मोबाइल फोन या फोन लें तो भी पैन लिखना पड़ेगा। और होटल रेस्टोरेंट में एक दिन में 25,000 से ज्यादा रुपए का बिल आए तो भी पैन लिखना पड़ेगा। और अगर बैंक में ध्यान रखिएगा, बैंक ड्राफ्ट बनवाएं कैश से 50,000 रुपए से ज्यादा दिन भर का, तो भी पैन लिखना पड़ेगा। या कैश जमा कराएं 50,000 से ज्यादा दिन भर में, तो भी लिखना पड़ेगा पैन। और पेमेंट करें ट्रेवल करने के लिए, विदेश यात्रा के लिए 25,000 रुपए से ज्यादा नगद भुगतान करें तो भी पैन लिखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लें 50,000 से ज्यादा, या खरीद लें आप कोई शेयर्स कंपनी के 50,000 से ज्यादा, या साल भर में इंश्योरेंस का भुगतान करें 50,000 रुपए से ज्यादा, तो भी पैन लिखना पड़ेगा। शेयर्स खरीद लें कंपनी के, डिबेंचर खरीद लें कंपनी के, या रिजर्व बैंक से खरीद लें आप बॉन्ड आदि, या कोई दूसरे बॉन्ड, 50,000 से ज्यादा लिमिट हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा पैन नंबर। और 5 लाख से ज्यादा हो ज्वेलरी आदि तो भी पैन लिखना पड़ेगा। लिस्ट अभी तो यह समाप्त करते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा, सरकार मुझे विश्वास है इस साल कुछ न कुछ नए मुद्दे लेके आएगी। इसलिए अगर पैन नहीं है तो अभी अप्लाई कर दीजिए। और कभी आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन तो ये होंगे पर मेरी इनकम हमेशा ही बिलो एग्जम्पशन लिमिट रहेगी, ऐसे में
फॉर्म नंबर 60 दे दे उस व्यक्ति को जिससे ये आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल भी अगर आप चिंता को दूर रखना चाहते हैं तो पैन कार्ड बनवा लें। ये है लखोटिया जी का मैसेज आपके लिए। विद्युत पोद्दार जी का सवाल, विद्युत की 4 लाख सालाना सैलरी है, उन्होंने एनपीएस में 38,000 रुपए, म्यूचुअल फंड में 40,000 रुपए का निवेश किया है, साथ ही 14,500 इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अदा करते हैं। 60,000 रुपए उन्होंने बैंक की टैक्स सेविंग स्कीम में डाले हुए हैं। विद्युत अपने निवेश पर टैक्स गुरु की सलाह चाहते हैं। साथ ही विद्युत की मां उनके नाम से जमीन खरीदना चाहती है, तो विद्युत जानना चाहते हैं कि क्या इससे उन्हें इनकम टैक्स में किसी तरह की मुश्किल आ सकती है। माता जी जो है वो बेटे के नाम पर जमीन खरीदेंगी। पहले विद्युत जी आपको बता दें, आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न में एनपीएस, आप बहुत ही यंग एज के हैं, एनपीएस को थोड़ा कम कर दें, पीपीएफ को थोड़ा बढ़ा दें, ईएलएसएस को थोड़ा सा बढ़ा दें। ये होगा आपके लिए अच्छा विकल्प इन्वेस्टमेंट का। अब आइए, आपकी मम्मी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है आपके नाम में, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी मम्मी इन्वेस्ट करेगी अपने पैसे आपके नाम में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इससे आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ होने वाली नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि बेटर ये होगा कि प्रॉपर्टी आपके नाम में जब खरीदना है तो मम्मी आपको गिफ्ट चेक दे दे, उस गिफ्ट चेक से आप प्रॉपर्टी खरीद लें। जरूरत हुआ तो लोन भी लेना हो तो लोन भी ले लें, अगर अमाउंट कम पड़ता है तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। झांसी से रविंद्र सिंह जी की परेशानी दूर करते हैं। रविंद्र जी ने झांसी में जमीन खरीदी है, जानना चाहते हैं कि स्टैंप ड्यूटी के तौर पर चुकाई राशि पर क्या छूट इन्हें मिल सकती है। साथ ही रविंद्र जी जानना चाहते हैं कि नक्शा पास करवाने डेवलपमेंट चार्ज जो कि झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन्होंने दिया है, क्या उस पर भी ये छूट क्लेम कर सकते हैं क्या लखोटिया जी? जो स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया उसके तहत छूट 1,50,000 वाली जो लिमिट है 80 की, उसके अंदर छूट क्लेम कर सकते हैं। परंतु झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को नक्शे पास कराने आदि के लिए जो खर्चा किया, भुगतान किया, उसकी छूट नहीं मिलेगी। और अक्षय जैन जी का सवाल, और ये सवाल कम और सलाह ज्यादा है। अक्षय हर महीने 8 से 10,000 रुपए बचा रहे हैं लखोटिया जी, जानना चाहते कि इन पैसों को कहां और कैसे निवेश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्हें आने वाले समय में फायदा मिले। अक्षय टैक्स बचत के साथ बेहतर रिटर्न की भी प्लानिंग करना चाहते हैं, आपके टिप्स चाहते हैं। और सेफ्टी भी तो चाहते ही होंगे नेचुरली। सबसे पहले भैया आप इन्वेस्ट करो ईएलएसएस, आने वाले समय में वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, टैक्स का कोई चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो पीपीएफ में, वो बेटर रहेगा, थोड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी में, और हल्का सा अमाउंट एनपीएस में। और एडवांस टैक्स के पहले इंस्टॉलमेंट की तारीख निकल गई है, अब क्या करें आपको बताएंगे टैक्स गुरु में आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। और टैक्स गुरु से हमारे कई दर्शक शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 जून को एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट देनी थी, लखोटिया जी ने ना याद दिलाया ना डिटेल्स बताई, अब क्या करें। लखोटिया जी बताइए क्या करना चाहिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप इनकम टैक्स विभाग को इतना निर्दयी कैसे समझते हैं। जून का महीना, एडवांस टैक्स की बात, और ये नहीं सोचा कि बच्चे और दादा दादी, माँ बाप और बच्चे सब छुट्टियां मनाने गए हैं और एडवांस टैक्स के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है। चिंता नहीं करें, बिल्कुल एडवांस टैक्स की जो तारीख आई 15 जून पहले इंस्टॉलमेंट देने की, वो केवल, जी हाँ, केवल लागू है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, अर्थात आपके लिए, हमारे लिए, इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म आदि, इनके लिए बिल्कुल लागू नहीं है। तो एडवांस टैक्स आपने अभी नहीं दिया, कोई चिंता नहीं, अभी भी समय है, छुट्टियां भी बाकी है बच्चों की, छुट्टियां एंजॉय करने दीजिए आप भी, दादा पोते और बच्चे सभी को, क्योंकि एडवांस टैक्स अभी देना ही नहीं बनता। पहली किस्त देनी पड़ेगी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म को 15 सितंबर को, तब तक मौज करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। चलिए, तो अब आप लीजिए राहत की सांस। 15 सितंबर 2015 है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए एडवांस टैक्स की किस्त देने की तारीख। श्रीकांत पराटकर जी सेक्शन 80 सीसीडी 1B के बारे में जानना चाहते हैं कि इस छूट का लाभ वो कैसे ले सकते हैं, कंपनी में उन्हें क्या बताना होगा ताकि कंपनी उन्हें ये छूट दे। कंपनी को बताना कुछ नहीं है, इन्वेस्ट करना है, उसकी कॉपी कंपनी को दे देनी है, तब कंपनी आपको 50,000 रुपए
एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, देंगे। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे आपको विदित ही है, 1.5 लाख रुपए तक हमको सब 80C की छूट मिलती है। इस साल बजट में पहली बार प्रावधान आया है जहां पर एनपीएस में एक्स्ट्रा निवेश करो 50,000 रुपए तक तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है 1.5 लाख रुपए 80C की छूट, ढेर सारी चीजें उसमें लिखी है, उनको आप लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा 50,000 तो एक्स्ट्रा केवल मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे एनपीएस के अंदर, न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तब छूट मिलेगी। इसके लिए सेक्शन में लिखा हुआ क्लियर कट, आयकर की धारा 80C(1)(b)। जी हाँ, ये सेक्शन आप अपने एम्प्लॉयर को बतला दें और एम्प्लॉयर को सबूत दे दें कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर दिया। और हाँ, अभी तो जून का ही महीना चल रहा है, आप अगर पत्र भी लिख के दे दोगे एम्प्लॉयर को कि मैं निवेश करूंगा 80CC(d) वाले सेक्शन में 50,000 रुपए, तो भी अभी से आपका टीडीएस कम अमाउंट पर काटना शुरू कर देंगे। और अब अमन जैन जी की परेशानी दूर करते हैं। इनकी पत्नी हाउसवाइफ है, लेकिन वो घर पर कभी कभार ट्यूशन पढ़ाती हैं। अमन जी जानना चाहते हैं कि इस इनकम को किस आईटीआर फॉर्म में इन्हें दिखाना होगा। अभी तक के हिसाब से आईटीआर फॉर्म नंबर 2 में दिखलाना पड़ेगा, परंतु थोड़े दिन और रुक जाइए क्योंकि सरकार नए फॉर्म या नई कुछ डिटेल्स के साथ भी ला सकती है, पता नहीं। तो जब चेंजेस आएंगे तो आपको बतलाएंगे। अभी फिलहाल फॉर्म नंबर 2। प्रेम प्रकाश जी ने हमें ईमेल भेजा है। इन्होंने दूसरा घर 2012 में बुक किया और 52 लाख का लोन लिया। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2014-15 तक 4 लाख ये ब्याज चुका चुके सॉरी हाँ। और अगला सवाल प्रेम प्रकाश जी का। इन्होंने अभी दूसरा घर 2012 में बुक किया है, 52 लाख का लोन लिया है इस घर के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2015 तक 4 लाख ब्याज चुकाया है। फ्लैट का पोजेशन फाइनेंशियल ईयर 2016 में मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए ब्याज की रकम 5 लाख होगी। प्रेम प्रकाश जी पहले फ्लैट का होम लोन भी चुका रहे हैं और जानना चाहते हैं कि दूसरे घर के होम लोन के ब्याज पर अब ये छूट कैसे क्लेम कर सकते हैं, कितनी छूट क्लेम कर सकते हैं। प्रेम प्रकाश जी के सवाल से एक चीज तो निश्चित हो गई है, क्या कि देश में तरक्की की चमक दिख रही है हमको। क्यों कि एक मकान की जगह दूसरा मकान भी ले लिया, 52 लाख का लोन भी मिल गया और ब्याज भी चुका पा रहे हैं। बहुत खुशी की बात, बधाई हो आपको। अब इनकम टैक्स लॉ में ध्यान रखिएगा, एक मकान ईच वन रीच वन, अर्थात एक व्यक्ति को एक ही मकान पे छूट मिलेगी ब्याज के लिए। और अब दूसरा मकान ले लिया और लाखों रुपए उसके लिए ब्याज दे रहे हैं, उसमें क्या होगा ये है चिंता। ध्यान रखिए, अगर इस दूसरे मकान को किराए पे दे देते हैं तो किराए की राशि में से जितना ब्याज चुका रहे हैं दूसरे मकान के लिए, पूरी की पूरी राशि कितनी भी अमाउंट हो वो घटा दी जाएगी। और कोई कारण से आप किराए पे नहीं दे रहे हैं मकान, तो इनकम टैक्स लॉ को पढ़िए जिसके अंदर लिखा हुआ है सेकंड हाउस पे डीम्ड इनकम माना जाएगा। अर्थात बाजार में क्या रेंट मिलेगा वो आपकी रेंटल इनकम माना जाएगा। चिंता मत करो, फायदा ही है इससे। क्योंकि जब इनकम माना जाएगा तो जितना ब्याज चुका रहे हैं वो ब्याज भी पूरा घटेगा, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। और अच्छी बात है कि सेकंड मकान भी आपने लिया लोन लेके। अनुराग अस्थाना जी का है अगला सवाल। पिछले साल इन्होंने म्यूचुअल फंड का कुछ हिस्सा रिडीम किया। ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स अनुराग के पास 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए थे। अब अनुराग जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में वो इसे कैसे दिखाएं, क्या इस राशि पर उन्हें टैक्स देना होगा। अनुराग जी, आपने ये नहीं बताया कि जो म्यूचुअल फंड रिडीम किए वो कौन से म्यूचुअल फंड थे, क्या डेट म्यूचुअल थे या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड थे। दोनों का अलग अलग आंसर होगा। पहले आंसर सेम होता था पर अब बदलाव आ गए पिछले साल से बजट में, उसकी वजह से बदलाव है ये। पहले तो मान लीजिए कि आपने जो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड के अगर यूनिट बेचे हैं तो 1 साल से ज्यादा रखे अगर आपने, तो उस पर जो गेन बनेगा वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितनी भी राशि हो, पूरी की पूरी राशि इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड होगी, क्योंकि इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन प्राप्त हुआ आपको। अब जरा सोच लो, अगर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड नहीं है और ऐसे फंड हैं जिन पे एसटीटी का भुगतान भी नहीं हुआ,
ऐसी अवस्था में उनके लिए मियाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कहलाएगी 3 साल। अगर 3 साल से कम भी बेचे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएंगे, वे म्यूचुअल फंड आपको दिलाएंगे। इसलिए जब कभी भी म्यूचुअल फंड अब बेचे, कृपया देखें कौन से म्यूचुअल फंड हम बेच रहे हैं, होल्डिंग पीरियड कितना उसके लिए लागू है, 1 साल में बन जाएंगे लॉन्ग टर्म या 3 साल में लॉन्ग टर्म बनेंगे, ये देख के ही कैलकुलेशन करें। इसी के साथ लखोटिया जी आपका धन्यवाद इतने सारे टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए, टैक्स को आसान बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो आप हमें भेज सकते हैं। आप हम अपना सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। पीछे लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे आप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपना सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और अपना फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें, ताकि अगर आपके सवाल को लेकर कोई सवाल हमारे मन में उठे बेहतर क्लैरिटी के लिए तो हम आपसे संपर्क कर सकें और आपको बिल्कुल सटीक जवाब दे सकें। टैक्स गुरु में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।